आज हमारे पास एक बड़ा ही अनोखा सोर्स है। ये एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है। हम्म और पहली नज़र में ये भारत के एक गांव के लड़के और इंडोनेशिया की एक लड़की के बीच एक मतलब आम सी बातचीत लगती है। बिल्कुल आम सी। वो एक दूसरे से अपने परिवार, अपनी जिंदगी के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन इस बातचीत में एक पल ऐसा आता है, बाथरूम के बारे में एक छोटा सा सवाल, जो अचानक भारत की जमीनी हकीकत की कई परतें एक साथ खोलकर रख देता है। और यही यही इस बातचीत की खूबसूरती है। ये कोई तैयार की हुई स्क्रिप्ट नहीं है। ये बस दो लोगों की कच्ची और असली बातचीत है। हमारा काम आज इसी बातचीत की गहराइयों में उतरना है। हाँ, और ये समझना है कि कैसे एक मामूली सी ऑनलाइन चैट हमें भारत के समाज, परिवार और कुछ बहुत ज़रूरी मुद्दों के बारे में वो सब बता सकती है जो शायद बड़ी बड़ी रिपोर्टें भी नहीं बता पाती। तो चलिए शुरू करते हैं। बातचीत की शुरुआत होती है भारतीय परिवार के आइडिया से। वो लड़का बताता है कि भारत में करीब करीब 99% लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। वो खुद अपने माता पिता, भाई भाभी और उनकी 2 बेटियों के साथ एक ही घर में रहता है। ये सुनते ही मुझे लगा कि ये इंडोनेशिया के उस लड़की के लिए कितना अलग होगा। बिल्कुल। पश्चिमी देशों या कई दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भी न्यूक्लियर फैमिली मतलब एकल परिवार का चलन है। तो उनके लिए ये समझना कि पूरा कुनबा एक साथ एक ही छत के नीचे रहता है थोड़ा हैरान करने वाला हो सकता है। हाँ, ये तो है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो है। मतलब प्राइवेसी का क्या? सही बात है। अपनी मर्जी से जिंदगी जीने की आजादी का क्या? हर फैसले में 10 लोगों की राय शामिल होती होगी। यही तो इसका सबसे दिलचस्प पहलू है। ये सामुदायिक जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच का एक क्या कहते हैं लगातार चलने वाला संतुलन है। भारतीय समाज में समुदाय को अक्सर व्यक्ति से ऊपर रखा जाता है। और ये कोई अच्छी या बुरी बात नहीं है, ये बस एक अलग सामाजिक ढांचा है। वो लड़का इसे इतनी सहजता से बताता है जैसे ये दुनिया की सबसे स्वाभाविक चीज हो। उसके लिए यही नॉर्मल है। और इसी परिवार की बात से कॉन्वर्सेशन बहुत पर्सनल हो जाती है। वो लड़की उसे पूछती है कि क्या उसकी शादी हो गई है, तो वो कहता है नहीं, अभी तक नहीं हुई। अच्छा। और वजह जो वो बताता है वो भी बहुत दिलचस्प है। वो कहता है मुझे अभी तक किसी से प्यार नहीं हुआ। अरे वाह, ये अपने आप में एक विरोधाभास है। हाँ, एक तरफ वो इतने पारंपरिक पारिवारिक ढांचे में रहता है जहां अक्सर अरेंज मैरिज होती हैं, हाँ, और दूसरी तरफ वो शादी के लिए प्यार को शर्त बता रहा है, जो कि एक बहुत ही मॉडर्न और व्यक्तिगत सोच है। बिल्कुल। और इसके ठीक बाद वो लोग एक मजाक करते हैं, जो मुझे बहुत अजीब भी लगा और मजेदार भी। वो ऑनलाइन शादी करने और बच्चे डाउनलोड करने की बात करने लगते हैं। बच्चे डाउनलोड करना। हाँ, एक पल में प्यार वाली शादी और दूसरे ही पल में बच्चे डाउनलोड करना। ये मजाक सिर्फ मजाक नहीं है, ये इस पीढ़ी के दिमाग में चल रही खींचतान को दिखाता है। वो परंपरा से बंधे भी रहना चाहते हैं और टेक्नोलॉजी की दुनिया में जी भी रहे हैं। अच्छा। मुझे लगता है कि ये एक तरह का कोपिंग मैकेनिज्म भी हो सकता है। जब शादी और परिवार जैसी पारंपरिक चीजें बहुत भारी और जटिल लगने लगती हैं, तो टेक्नोलॉजी की भाषा में मजाक करना उसे हल्का और आसान बना देता है। मतलब ये सिर्फ हंसी मजाक नहीं, बल्कि इस पीढ़ी के तनाव को भी दिखाता है कि प्यार भी चाहिए, लेकिन जिम्मेदारियों से बचने का कोई शॉर्टकट भी मिल जाए तो क्या बुरा है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, और ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी अब सिर्फ एक टूल नहीं है, बल्कि हमारी सोच, हमारी भाषा और हमारी ह्यूमर का हिस्सा बन गई है। वो असल में बच्चे डाउनलोड करने की बात नहीं कर रहा, वो बस उस गैप को भरने की कोशिश कर रहा है जो परंपरा और मॉडर्न जिंदगी के बीच बन गया है। वाह, मतलब अभी तक तो ये सब प्यार, मोहब्बत और परिवार की हल्की फुल्की बातें चल रही थी, और फिर अचानक इंडोनेशिया की महिला अपने घर के बाथरूम गिनाने लगती है। वो कहती कि उसके घर में 4 बाथरूम है, हर किसी के लिए एक। और बस यहीं से पूरी बातचीत का रुख बदल जाता है। बिल्कुल। वो एक पल था जिसने बातचीत को एक व्यक्तिगत कहानी से निकालकर एक बड़े सामाजिक मुद्दे पर लाकर खड़ा कर दिया। उस लड़के का जो रिएक्शन था वो हैरान करने वाला था। हाँ, वो चौंक जाता है। वो चौंक जाता है और कहता है कि भारत में तो कई पूरे पूरे परिवारों के पास एक भी बाथरूम नहीं होता। एक छोटा सा सवाल और अचानक भारत की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक आर्थिक असमानता सामने आ जाती है। ये इतना बड़ा रियलिटी चेक था। एक तरफ एक ऐसी दुनिया है जहां पर्सनल बाथरूम एक आम बात है, और दूसरी तरफ एक ऐसी दुनिया जहां एक कॉमन बाथरूम होना भी लग्जरी है। सही कहा। ये सिर्फ 2 देशों का फर्क नहीं है, ये एक ही देश के अंदर की 2 अलग अलग दुनियाओं की तस्वीर है। और ये सिर्फ सुविधा का सवाल नहीं है। बाथरूम का ना होना स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा मुद्दा है, खास तौर पर महिलाओं के लिए। अंधेरे में घर से बाहर जाना, बीमारियों का खतरा, शर्मिंदगी,
ये सब उस एक बाथरूम के ना होने से जुड़ा है। उस लड़के के एक वाक्य ने हमारे यहाँ तो कई परिवारों के पास एक भी नहीं होता, इस पूरी गंभीर समस्या को हमारे सामने लाकर रख दिया। इसके बाद वो इस पर और खुलकर बात करता है। वो बताता है कि भारत में खुले में शौच यानी ओपन डेफिकेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, वो अनुमान लगाता है कि उसके गांव के आसपास के इलाके में अब भी लगभग 30-40% लोग खेतों, जंगलों या किसी सुनसान जगह पर ही जाते हैं। और जिस तरह वो इसका जिक्र करता है वो बहुत कच्चा और असली है। वो बताता है कि लोग सुबह सुबह हाथ में पानी की बोतल लेकर खेतों की तरफ जाते हैं। हाँ। ये वो तस्वीरें हैं जो हमें सरकारी रिपोर्टों या न्यूज़ चैनलों पर नहीं दिखती। ये ज़मीनी हकीकत है जो सीधे एक ऐसे इंसान की जुबानी आ रही है जो इसे रोज देखता है। तो यहाँ पर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। सरकार तो स्वच्छ भारत मिशन जैसी बड़ी बड़ी योजनाएं चला रही है। चला तो रही वो है। लड़का खुद बताता है कि सरकार शौचालय बनाने के लिए पैसे दे रही है। तो फिर 30-40% लोग खुले में क्यों जा रहे हैं? पैसा कहाँ जा रहा है? क्या गड़बड़ हो रही है? और यहीं पर वो बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आता है। वो जमीनी हकीकत बताता है। वो कहता है कि सरकार पैसा तो देती है लेकिन सिस्टम में भ्रष्टाचार है। कुछ लोग क्या करते हैं कि ईंटें और सीमेंट लगाकर एक नकली आधा अधूरा शौचालय खड़ा कर देते हैं, उसकी फोटो खींचकर अधिकारियों को भेज देते हैं। अच्छा। जैसे ही सरकारी पैसा अकाउंट में आता है वो उस ढांचे को भी तोड़ देते हैं और पैसा किसी और काम में लगा लेते हैं। बाप रे, मतलब पॉलिसी अच्छी है, नियत भी शायद अच्छी हो, लेकिन डिलीवरी में भ्रष्टाचार उसे खोखला कर रहा है। ये तो भारत की कई सरकारी योजनाओं की कहानी लगती है। बिल्कुल, ये योजनाओं को लागू करने में आने वाली चुनौतियों का एक सटीक उदाहरण है। ये सिर्फ पैसे की कमी का मुद्दा नहीं है, ये निगरानी की कमी, जवाबदेही की कमी और कुछ हद तक लोगों की अपनी मानसिकता का भी मुद्दा है। हाँ। हालांकि वो एक अच्छी बात भी बताता है जो हमें नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। हाँ, वो कहता है कि इन सब समस्याओं के बावजूद अब उसके गांव के आसपास 90% घरों में शौचालय बन गए हैं। तो तस्वीर पूरी तरह से निराशाजनक नहीं है। मतलब बदलाव आ रहा है, भले ही धीरे धीरे आ रहा हो। सही कहा। और यहाँ एक और गहरी बात है जो वो छू कर निकल जाता है। वो कहता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैसे से सक्षम हैं, वो अपना शौचालय बनवा सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं बनवाते। अच्छा, क्यों? वो खुले में जाना ही पसंद करते हैं। ये दिखाता है कि ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की लड़ाई नहीं है, ये दशकों पुरानी आदतों और मानसिकता को बदलने की लड़ाई है, और वो अक्सर ज्यादा मुश्किल होती है। हाँ। सेहत और सम्मान के लिए जरूरी है, ये एक सामाजिक चुनौती है। ये सब जानने के बाद उस लड़की के मन में भी वही सवाल आता है जो शायद हमारे मन में भी आ रहा है। क्या? वो पूछती है कि जब गांव में इतनी समस्याएं हैं तो वो बैंगलोर जैसे किसी बड़े शहर में क्यों नहीं चला जाता, बेहतर मौकों के लिए, बेहतर जिंदगी के लिए। और उसका जो जवाब है वो शहर में रहने वाले हम जैसे लोगों के लिए एक तमाचे जैसा है। हाँ। वो विकास और सफलता की हमारी पूरी धारणा पर ही सवाल खड़ा कर देता है। हम मानकर चलते हैं कि अच्छी जिंदगी का मतलब है शहर जाना, अच्छी नौकरी करना, ज्यादा पैसा कमाना। लेकिन उसका जवाब एकदम साफ है। वो कहता है हम किसान हैं। वो कहता है कि गांव में प्रदूषण नहीं है, उन्हें ताज़ा ऑर्गेनिक खाना मिलता है। वो शहर की जिंदगी को अराजक यानी केओटिक कहता है, जहां बेतहाशा बेरोजगारी है और लोग नौकरियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल। वो कहता है कि हम गांव में अपनी जरूरतों के लिए काफी कमा जाते हैं और सुकून से रहते हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली बयान है। मुझे जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये है कि वो शहरों को अराजक कहता है। हाँ, केओटिक। हम शहर वालों को लगता है कि असली जीवन, असली मौके यही हैं, और वो कह रहे हैं भाई तुम लोग तो बस भाग रहे हो, असली सुकून की जिंदगी तो हमारे पास है। ये हमें याद दिलाता है कि बेहतर जीवन की परिभाषा हर किसी के लिए अलग होती है। सही बात है। उसकी बातों से लगता है कि वो अपनी जिंदगी से पूरी तरह संतुष्ट है। उसे शहर की भागदौड़ नहीं चाहिए, उसे अपनी जमीन, अपना खुला आसमान और अपना सादा जीवन पसंद है। और जब आपको लगता है कि आपने इस लड़के को समझ लिया है, तभी बातचीत के आखिर में वो एक और ऐसी बात बताता है जो आपको फिर से चौंका देती है। हाँ, वो आखिरी हिस्सा तो कहानी को एक नया ही मोड़ दे देता है। वो बताता है कि उसने अंग्रेजी कैसे सीखी। एक मिनट, ये तो कमाल ही है। वो बताता है कि उसने कोई कोचिंग नहीं ली, किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं। नहीं, उसने बस 5 साल तक ऑनलाइन एप्स पर दुनिया भर के लोगों से बात कर करके अंग्रेजी सीखी है। वो कहता है कि उसके गांव में कोई अंग्रेजी समझता भी नहीं, बोलना तो बहुत दूर की बात है।
सोचिए एक लड़का जो अपनी जड़ों से इतना जुड़ा है, जो अपना गांव नहीं छोड़ना चाहता, वही लड़का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया से जुड़ रहा है। हाँ, ये आज के भारत की सबसे सच्ची तस्वीर है। या ये दिखाता है कि कैसे इंटरनेट और एक स्मार्टफोन भौगोलिक और शैक्षिक सीमाओं को तोड़ सकता है। अवसर अब सिर्फ बड़े शहरों की बपौती नहीं रहे। मतलब एक तरफ वो किसान है और दूसरी तरफ एक ग्लोबल सिटीजन। वो अपनी जमीन पर खड़ा है, लेकिन उसकी खिड़की दुनिया में खुलती है। बिल्कुल। ये उसकी लगन और आकांक्षाओं की कहानी है। बिल्कुल। अगर आपके पास सीखने की जिद है, तो आपका गांव या शहर कोई मायने नहीं रखता। बिल्कुल। ये उसकी पूरी बातचीत को एक नए संदर्भ में रखता है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी परंपराओं का सम्मान करता है, लेकिन साथ ही दुनिया में क्या हो रहा है उससे भी कदम मिलाकर चलना चाहता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? एक मामूली सी ऑनलाइन चैट से शुरू हुई बात हमें भारतीय संयुक्त परिवार की जटिलताओं से लेकर राष्ट्रीय स्वच्छता संकट, सरकारी भ्रष्टाचार की हकीकत और ग्रामीण भारत की नई आकांक्षाओं तक ले गई। हाँ, ये इस बात का सबसे अच्छा सबूत है कि समाज की बड़ी और असली कहानियां अक्सर ऐसी छोटी, अनफिल्टर्ड और व्यक्तिगत बातचीत में ही छिपी होती हैं। सही कहा। हमें किसी एक्सपर्ट की रिपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी। एक आम इंसान के रोजमर्रा के अनुभवों ने ही हमें कितना कुछ सिखा दिया। उसने हमें एक ऐसे भारत से मिलाया जो एक ही समय में बहुत पारंपरिक भी है और बहुत आधुनिक भी। हाँ, जहां संयुक्त परिवार भी हैं और बच्चे डाउनलोड करने का मजाक भी। जहां सरकारी योजनाएं भी हैं और उन्हें नाकाम करने वाला भ्रष्टाचार भी। जहां गांव के सुकून में जीने की इच्छा भी है और टेक्नोलॉजी के जरिए पूरी दुनिया से जुड़ने की ललक भी। और ये सब कुछ बिना किसी एजेंडे के, बिना किसी लाग लपेट के सामने आया। बस दो अजनबियों की एक ईमानदार बातचीत। शायद इसीलिए ये इतनी असरदार है। बिल्कुल, ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि आज की इस डिजिटल दुनिया में दो अलग-अलग संस्कृतियों के अजनबियों के बीच एक अचानक हुई बातचीत सामाजिक मुद्दों पर टिप्पणी का एक कितना शक्तिशाली और कच्चा स्रोत बन सकती है, शायद किसी भी औपचारिक न्यूज़ रिपोर्ट या एकेडमिक सर्वे से कहीं ज़्यादा सच्ची और खरी।